अपना जो आज का टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कल हमने जो कवर किया था वो था गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था कल वो था गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कोई भी मैनेजमेंट होता है वो कैसे काम करता है, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने के लिए उसका बेसिक जो पर्पस है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजमेंट को, एक मैनेजर को, उसका पर्पस होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कोई भी गोल है। जो गोल कहाँ पे होता है, गोल हो सकता है, मैंने कल बताया था, सर्वाइव करना, अपने बिजनेस की ग्रोथ करना, प्रॉफिट अर्न करना। ये कोई भी बेसिक ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी अचीव करने के पर्पज से हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा अब आज हम नया पढ़ते हैं, दूसरा है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। पढ़ते हैं क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल फॉर ए गवर्नमेंट कंपनी, स्कूल, प्राइवेट कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन और एन एनजीओ। मीन्स यहाँ पे क्या चीज बता रखी है, परवेसिव का मतलब होता है, आपने सुना होगा, सर्वव्याप्त, हर जगह पर जो अवेलेबल होता है। एक होता है वर्ड परवेसिव, एक होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल हर जगह अवेलेबल होगा, और परवेसिव का मतलब जहां पर भी होगा वहां की हर एक्टिविटी पर अप्लाई होगा। तो वैसे तो जनरली दोनों वर्ड को सिमिलरली यूज करते हैं, साथ में यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी दोनों का जो, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग बताऊं तो यूनिवर्सल का मतलब है हर तरह की एक्टिविटी में एक्टिविटी हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, दोनों जगह पर अप्लाई होगा। लेकिन अगर परवेसिव की बात करें तो परवेसिव कह रहा है कि अगर हमने किसी स्कूल में अप्लाई किया तो स्कूल की हर एक्टिविटी पर, हर डिवीजन पर, हर डिपार्टमेंट पे अप्लाई होगा। दैट इज कॉल्ड परवेसिवनेस। तो यहाँ पर क्या बता रखा है, मैनेजमेंट क्या है, एक कॉमन एक्टिविटी है। मींस प्लानिंग हर जगह होती है, चाहे नॉन प्रॉफिट कंपनी हो चाहे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसकी प्लानिंग भी होगी, उसकी डायरेक्टिंग भी होगी, उसकी ऑर्गेनाइजिंग भी होगी, कंट्रोलिंग भी होगी, और उसमें स्टाफ भी रिक्रूट किया जाएगा। मींस सारी की सारी एक्टिविटी चूंकि हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम होने वाली है, इसलिए उनको मैनेज करने के लिए जो हम पर्सनल जो प्रोसेस अप्लाई करेगा वो भी कैसी होगी, परवेसिव होगी। वही यहाँ पे दे रखा है। परवेसिव को अपन लिखना चाहें तो यहाँ पर बता सकते हैं एक तरीके से यूनिवर्सल। कैसी एक्टिविटी बता रहे हैं, यूनिवर्सल एक्टिविटी है ये, यूनिवर्सल, जो कि हर जगह पर अवेलेबल होती है ऑर्गेनाइजेशन में। कहीं पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो। मींस स्कूल की यहां दे रखा है, जैसे कि बात करें, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहां का मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होता है। रीजन क्या होता है, वहां पर उतना मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं किया जाता, वहां परफेक्ट प्लानिंग नहीं होती है, परफेक्ट ऑर्गेनाइजिंग नहीं होती, परफेक्ट स्टाफिंग नहीं होती है, परफेक्ट कंट्रोलिंग एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन अगर जैसे कि मैं आपको बात करूं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मैनेजमेंट कहां पर अवेलेबल होता है ज्यादा अच्छे तरीके से, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। इसी वजह से हमको सारे ट्रीटमेंट, सारी फैसिलिटी वहीं पे अच्छी मिलती हैं, उसकी फीस भी ज्यादा चार्ज की जाती है, और ज्यादा लोग वहीं अपना इलाज करवाना प्रेफर करते हैं। तो ये क्या चीज हो गया, परवेसिवनेस। मींस इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां लेक ऑफ मैनेजमेंट होने की वजह से ही वहां ग्रोथ नहीं होती है, वहां एफिशिएंट वर्कर नहीं होते हैं, इफेक्टिवली एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती है। तो यहाँ पर जो दे रखा है, मैनेजमेंट इज ए परवेसिवनेस एक्टिविटी, हर जगह पर अप्लाई होगी। दूसरा है इसके बाद, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन में मैंने बताया था, एक यहाँ लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। कॉम्प्लेक्स मीन्स सिंपल नहीं है, सिंपल का अपोजिट है कॉम्प्लेक्स, नॉट सिंपल। इसको, इसका मीन्स यहाँ पर समझे, सिंपल ना होने का मतलब क्या है, कि कोई भी एक्टिविटी, जब मैनेजमेंट जो भी प्रोसेस करता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में रह के काम करता है, काफी सारे वर्कर हैं, काफी सारा स्टाफ काम कर रहा है, उन सब पे कंट्रोलिंग एक्टिविटी लगानी है, उन पे सुपरविजन करना है, उनको मोटिवेट करना है, तो हो गया अपने आप में। क्योंकि एक सिंगल पर्सन के गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कैसे हम एक्यूमुलेट करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फुल डिवोट होके काम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज हो गई है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी बता रहे हैं, 3 डायमेंशन बता रखे हैं। मींस मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मतलब मैनेजमेंट 3 जगह पे काम करता है। पहली चीज वर्क को करता है मैनेज, दूसरी चीज है पीपल्स को करता है, और तीसरा होता है मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन।
तो तीनों के बारे में अपन बताते हैं यहाँ पर। मैनेजमेंट बाय वर्क ऑफ वर्क में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटी हो उन सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो गया वो, ठीक है। जो भी जितनी एक्टिविटीज हैं उन सबको अगर हम बात करें तो वो सारा का सारा आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। जैसे यहाँ दे रखा है ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल। मैनेजमेंट एक्टिविटी एम टू अचीव गोल्स और टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड। द टास्क और वर्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल वर्क टू बी अकम्प्लिश्ड इन ए school is providing education, in hospital it is to be patient, means different type of organization में different जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं। जैसे कि हॉस्पिटल का मैंने बताया, हॉस्पिटल में क्या होता है, पेशेंट का इलाज करना। स्कूल में क्या होता है, पढ़ाई कराना, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना। फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन करना। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी हो गई, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क वहां पर होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क होगा तो हमें उन पर अपनी जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको अप्लाई करना होता है। इसके बाद है मैनेजमेंट बाई प्यूपिल या मैनेजमेंट ऑफ प्यूपिल। दूसरी चीज क्या है, मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। मींस क्या है, हम कर क्या रहे हैं, दूसरों से काम करवाने के लिए मैनेजर अपनी टेक्निक लगा रहा है। जितना ह्यूमन रिसोर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको मैनेज करने का जो हमारा काम है, उनके मैनेजमेंट का जो काम है वो है यहाँ पर मैनेजमेंट बाय प्यूपिल। इसलिए इसको बोल रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ प्यूपिल। मैनेजमेंट कौन है, मैनेजमेंट भी एक ह्यूमन बीइंग्स है, और जो जिनके ऊपर अप्लाई कर रहा है वो अपनी प्रोसेस को, वो भी ह्यूमन बीइंग्स है, क्योंकि कभी भी मशीन्स को मैनेज नहीं किया जा सकता। ठीक है, मींस लिविंग आर्टिकल्स को ही हम मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हैं। लिविंग आर्टिकल के ऊपर अपना मैनेजमेंट एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ठीक है, कंट्रोलिंग करनी है तो किसकी करनी है, मैंने पीपल्स की करनी है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने स्टाफ काम कर रहा है उन लोगों को कंट्रोल करना है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट मैनेजमेंट बाई ऑपरेशन। मैनेजमेंट बाई ऑपरेशन की मैं बात करूं तो ये क्या चीज है, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। एक साइकिल चलता है पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑपरेशनल साइकिल को अपने को कवर करना होता है। यहाँ पे साइकिल की बात करें तो कोई प्रोडक्शन मेकिंग कंपनी है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले गुड्स प्रोक्योर किए जाते हैं, इनपुट लेके आते हैं, हम कच्चा माल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल। उसके बाद उसको क्या करते हैं, परचेज डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करते हैं। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस पर प्रोसेस अप्लाई करेगा और उसको क्या करेगा, वापस से कन्वर्ट करेगा, सेमी गुड्स में कन्वर्ट करेगा, सेमी फिनिश्ड में। उसके बाद उनको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करेगा, देन उसकी पैकिंग होगी, तब जाके गुड्स जाके कहीं कस्टमर के लिए अवेलेबल हो पाएगा। तो ये क्या हो गई, ऑपरेशन साइकिल। उस पूरी साइकिल को प्रॉपर वे में अरेंज करना। जैसे कि मैं कल आपको बता रहा था एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो अपन पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो ऑपरेशंस होते हैं, बिजनेस ऑपरेशन होते हैं, उन पर एफिशिएंसी, अपना जो टॉपिक था एफिशिएंसी वाला, एफिशिएंसी मतलब क्या था, जो एक्टिविटी मैंने स्टाफ करेगा, जो भी प्रोसेस अप्लाई करेगा, इस तरीके से करना है कि वेस्टेज कम हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, कॉस्ट कम आए, प्रॉफिट ज्यादा हो, जिससे कि हम फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए कम रेट में प्रोवाइड करा पाए। कम रेट मींस क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, ज्यादा अच्छा वर्ड में यूज करूं तो वो होगा रीजनेबल रेट पर प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना। तो ऑपरेशनल साइकिल क्या थी, अब अगर हमें एफिशिएंसी चाहिए, हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कल पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी कब मानी जाएगी, टाइम पर टास्क कंप्लीट हो और कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाए। और वो आएगी कब, जब हम इस ऑपरेशनल साइकिल को प्रॉपर वे में कवर करेंगे। उस ऑपरेशनल साइकिल को जब हम प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर देंगे, तो उस पर अगर मैनेजरियल एक्टिविटी परफॉर्म कर देंगे, मींस जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल अगर कम कॉस्ट में आ रहा है और उसके बाद जब परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल लाके दे दिया, प्रोसेसिंग वाला प्रोड्यूसर उसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट करने का जो काम कर रहा है, उसमें भी वेस्टेज कम कर रहा है, अच्छी लेबर टेक्निक लगा रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, गोल ओरिएंटेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अपन चलते हैं, अपना नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है वो अपने को दे रखा है मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मींस क्या है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है, नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या किया,
कंटिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई कर दी, ठीक है, एक बार चालू कर दी हमने। तो जैसे कि बात करें, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम क्या बनाएंगे, गोल बनाएंगे कि हमें इस साल में क्या करना है, या इस मंथ में, एक मंथ का ले लेते हैं, एक मंथ के लिए हमें क्या करना है, प्लानिंग करनी है कि मेरे को कितना सेल लेके आनी है। कोई गुड्स सेल करने की कंपनी है, उसने क्या किया कि मेरे को सपोज इस साल का जो अपना टर्नओवर रखना है, सेल रखनी है, वो 10 करोड़ होनी चाहिए या 100 करोड़ होनी चाहिए, मान लीजिए 100 करोड़ ले लेते हैं। तो 100 करोड़ की सेल क्या हो गई, प्लानिंग हो गई। प्लानिंग बनाएगा, उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग करेगा, उसके लिए डायरेक्टिंग करेगा, स्टाफिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा। फिर क्या होगा, जब मंथ कंप्लीट होगा तो क्या निकल के आएगा, डेविएशन निकल के आएगा, जो मैं कल आपको बता रहा था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को वो कंपेयर करेगा कि मैंने प्लानिंग क्या की थी, एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो डिफरेंस निकल के आएगा तो क्या करेगा, नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग करेगा कि नहीं करेगा, वापस से वही सेम अप्रोच लगाएगा कि नहीं। दूसरी चीज मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझा सकता हूँ। एक तो कंटिन्यूस प्रोसेस मैंने ऐसे बता दिया कि कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आपने एक पढ़ा होगा बिजनेस के बारे में, एक कंसेप्ट होता है कि गोइंग कंसर्न होती है। गोइंग कंसर्न का मीन्स क्या होता है, हम ये मान के बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट्स की अपन बात करें कि बिजनेस कंटिन्यूअसली इनडेफिनेट पीरियड के लिए रन करने वाला है आने वाले सालों में। तो जब हम बिजनेस को इस तरीके, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है बंदा, पैसे लगाता है ऑनर, तो वो क्या सोच के लगाता है कि मैं कंटिन्यूअसली लॉन्ग पीरियड तक के लिए काम करूंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं एक साल काम करके बंद कर दूंगा। मींस जब बिजनेस कंटिन्यूअसली लॉन्ग लाइफ के लिए रन करने वाला है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस पे मैनेजमेंट की जो एक्टिविटी है, क्योंकि गोल तो नए क्रिएट होंगे बार बार, एक बार हमने टारगेट अचीव कर लिया तो दोबारा नया टारगेट क्रिएट हो जाएगा। हमने एक बार कोई सपोज हमने मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, एक जो पर्टिकुलर क्वालिटी थी, एक स्टैंडर्ड था, वो अचीव कर लिया, तो हम उससे ऊपर वाले स्टैंडर्ड पे जाके काम करेंगे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने पे काम करेंगे। मींस क्या है, मैनेजमेंट तो एक ऐसी एक्टिविटी है जो कंटिन्यूअसली हमको अप्लाई करनी पड़ेगी ऑल ओवर दी पीरियड और लाइफ ऑफ दी बिजनेस, ठीक है। तो क्या दे रखा है, इट इज ए सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स ऑल टाइम। सेपरेट फंक्शंस की बात करें तो वो मैंने आपको बताया था, प्रोसेस तो कंटिन्यूअस होती है लेकिन फंक्शंस हमेशा कैसे होते हैं उन लोगों के, सेपरेट। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट वाला अपना काम करता है, इसमें क्या हो गया, इसमें अपन लिख सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन की अब अगर अपन बात करें तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट होगा, वो अपना काम करेगा, सेल्स वाला अपना काम करेगा। हर मिडिल लेवल पे हम क्या करेंगे, एक एक क्या करेंगे, मैनेजर अपॉइंट करते हैं, डिपार्टमेंटल हेड बोलते हैं अपन जिसको। वो क्या करता है, अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग ही अपनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का गोल बनाता है और उस गोल के लिए अपनी फंक्शनल एक्टिविटी अलग से परफॉर्म करता है, इसलिए उनको फंक्शनल डिपार्टमेंट भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, सारे के सारे एक ही टाइम में, लेकिन होता क्या है, सारे के सारे मैनेजर मिलके क्या करेंगे, कलेक्टिव एफर्ट्स लगाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं कि एक मैनेजर आइसोलेशन में रह के काम कर ले। आइसोलेशन का मतलब, अब मैं आपको बताऊं, अब परचेज डिपार्टमेंट वाला कह रहा है कि सर मैं आपको गुड्स बना के दे दूंगा, लेकिन कब दूंगा, जब मेरे को सस्ता वाले क्वालिटी वाला गुड्स बना, मैं रॉ मटेरियल लेके आऊंगा सब स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला, तो मेरे प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। या ऐसे समझ सकते हैं, परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है कि मेरे को क्या है, क्वालिटी रॉ मटेरियल चाहिए, ए प्लस क्वालिटी वाला चाहिए, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं आपको ए वाला दूंगा परचेज डिपार्टमेंट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज होगा, और उस केस में कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्यूमुलेटिव जो गोल है वो अचीव नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या था भाई, सारे डिपार्टमेंट फंक्शनली काम अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन सब मिलके सबका गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करना, प्रॉफिट लेके आना, सर्वाइव करवाना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया यहाँ पर, सारे के सारे क्यूमुलेटिव एफर्ट्स जब लगाएंगे तब जाके हमें अपना गोल अचीव होगा। यहाँ लिख सकते हैं हम, क्यूमुलेटिव एफर्ट्स ऑफ ऑल दी फंक्शनल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जब तक ये क्यूमुलेटिव एफर्ट्स नहीं लगेंगे तब तक हम कभी भी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अपनी जो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है वो है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। अभी वैसे मैंने ऊपर आपको बताया था ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी कैसे है,
मैंने कल भी ये चीज आपको डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में कि ग्रुप एक्टिविटी जो क्यूमुलेटिव गोल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर 10,000 लोग काम कर रहे हैं तो वो 10,000 लोगों के इंडिविजुअल कुछ ना कुछ गोल होंगे, क्योंकि वो काम करने आ रहे हैं। जैसे कि अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था कि हर बंदे का अपना खुद का कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो अपनी लिवलिंगहुड अरेंज करने के लिए। तो वो अगर एम्प्लॉय बन के काम कर रहा है, वर्कर बन के काम कर रहा है, या कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, तो उसका इंडिविजुअल गोल होगा, इसलिए वो काम कर रहा है, प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। लेकिन वो काम कब करे? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन सबको मोटिवेट करना पड़ेगा। मैनेजर क्या करेगा? वो टेक्निक्स लगाएगा, उन टेक्निक्स को इस तरीके से अप्लाई करेगा कि सब मिलके गोल के लिए काम करना शुरू करते हैं। तो ग्रुप एक्टिविटी हुई कि नहीं? मींस एक टीम की तरह काम करना। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एक टीम की तरह काम करेगा, कोई भी जो स्टाफ है वो मिलके एक टीम की तरह काम करना है। और जो यहाँ पर मेन जो पर्सन होगा, हर पर्सन क्या करेगा? अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाएगा। ये बेस्ट एफर्ट्स क्या करेंगे? हमें गोल को अचीव कराने में। कौन सा गोल होगा? वो गोल का नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है? जब टीम मिलके पूरे एफर्ट्स लगाती है, जैसे कि क्रिकेट टीम की बात करें, जब सारे के सारे प्लेयर मिलके एक कंट्री के लिए खेलते हैं, तभी तो जाके कोई कंट्री विनर हो पाती है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं एक 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 क्रिकेटर अपने लिए खेल रहा है, सचिन तेंदुलकर मान लीजिए अपने लिए खेल रहा है कि मुझे तो अपना सेंचुरी करनी है, इंडिया जीते या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या गोल अचीव होगा? नहीं होगा। मींस ग्रुप एक्टिविटी अप्लाई करनी पड़ेगी। उसी तरीके से यहाँ पर हमको क्या करना है? जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको एक टीम की तरह लेके काम करना है। और यहाँ पर लीडर कौन होगा? कैप्टन कौन होता है? वो होता है हमारा मैनेजर। ऑल द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द अचीविंग गोल्स सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। क्या काम करते हैं? जैसे कि कैप्टन ने गोल बनाया कि हमको इस बार 500 प्लस का टारगेट देना है अपनी सामने एंटी टीम को। तो ये क्या हो गया? गोल हो गया उसका। अब गोल के लिए क्या होगा? सारे प्लेयर मिलके क्या करते हैं? उसको क्यूमुलेटिवली फुलफिल करने की अपनी साइड से परफॉर्मेंस करते हैं। तो वो क्या हो गई? ग्रुप एक्टिविटी हो गई। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अपन बात करते हैं डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मैं आपको बात करूं, नेक्स्ट अपना जो चैप्टर आएगा चेंजिंग एनवायरनमेंट, यहाँ दे रखा है, जिसको अपन पढ़ते हैं जानते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम से। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वहां पर अपन पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। अब होता क्या है? कोई भी बिजनेस आइसोलेशन में रह के काम नहीं कर सकता। मींस आइसोलेशन का मतलब कि केवल कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है, एक्सटर्नल जितने फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट डालते हैं किसके ऊपर? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में, उसकी वर्किंग में। तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एक्टिविटी हो गई, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी का कोई चेंज हो गया। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, तो टेक्नोलॉजी के चेंज की वजह से क्या करना पड़ेगा? बिजनेस की इंटरनल प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, उसके इंटरनल प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा। मीन्स इस ऐसी एक्टिविटी में काम करता है, ऐसे एनवायरनमेंट में काम करता है कोई भी बिजनेस जहां पर चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं। क्योंकि प्लान, अब अगर प्लानिंग हमने बना ली सपोज, लेकिन प्रैक्टिकली जो हमने प्लानिंग बनाई थी वो किसी ना किसी हम पैरामीटर को ध्यान में रख के बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं उस समय पे वो पैरामीटर या वो सिचुएशन अवेलेबल नहीं हो पाई, तो क्या हो गया? चेंजिंग एनवायरनमेंट हो गया। तो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में हम कैसे काम करेंगे? तो वो हो गई हमारे लिए डायनामिक एनवायरनमेंट। तो उस डायनामिक एनवायरनमेंट होने की वजह से ही मैनेजमेंट की नीड पड़ती है एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जब अगर नॉर्मल एनवायरनमेंट होगा, आइसोलेशन में काम करना है, तो फिर तो एक अकेला ओनर भी सारी की सारी एक्टिविटी कर सकता है जो एक मैनेजर करता है। तो मैनेजर का काम क्या हुआ? उस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट को, जहां चेंजेस रीडीली चेंजेस हो रहे हैं, रेडिली चेंजेस का मतलब बहुत स्पीडली चेंजेस हो रहे हैं, उस जगह पे हमें काम करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डायनामिक एक्टिविटी मान रखा है, एक डायनामिक फंक्शन है जो मैनेजर अपने जो गोल बनाएगा, कंट्रोलिंग एक्टिविटी हो, चाहे प्लानिंग करे, चाहे स्टाफिंग करे, तो किस हिसाब से करेगा? डायनामिक नेचर बनाकर। उसको रिजिडली वो प्लान नहीं बना सकता, रिजिडली अपनी कोई भी पॉलिसी क्रिएट नहीं कर सकता, उसको उनमें फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है। जो भी वो काम कर रहा है कैसे होकर करेगा? फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के। ठीक है। जिसमें अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ते हैं मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब इट कैन नॉट बी
सीन, यहाँ लिखा हुआ है इट कैन नॉट बी सीन मीन्स इसका कोई मटेरियल फॉर्म नहीं होता, नॉट ए मटेरियल। जैसे कि हम बात करें कि जब हम बात करते हैं, मैं कल भी आपको बताया था कि कोई स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, मीन्स हम क्या कहते हैं, वहां का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो वहां का मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। रीजन क्या है, अब अपन मैनेजमेंट सिस्टम जब बोल रहे हैं, वर्ड बोल रहे हैं, मीन्स क्या है, कोई एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, नहीं, बात हो रही है वहां पर अप्लाई होने वाली टेक्निक्स की, वहां की पॉलिसीज की, वहां के एनवायरमेंट की, वहां किस तरीके से वे ऑफ वर्किंग है, वहां की वर्किंग स्टाइल्स क्या है, उन सब का टोटल जब हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल फोर्स, उसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। कभी भी मैनेजमेंट को किसी एक सिंगल पर्सन को नहीं बोला जाता कि वो एक सिंगल पर्सन है उसको हम मैनेजमेंट बोल रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है, गवर्नमेंट कहीं की अच्छी है तो गवर्नमेंट कौन होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, नॉर्मली हम ही लोग क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट क्रिएट कर देते हैं, है ना। उसको हम फील कर सकते हैं केवल, उसको टच नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, लेकिन क्या होता है, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट फ्रॉम द वे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। मींस ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे कर रही है, उसके फंक्शंस को देखकर, उसकी एक्टिविटी को देखकर, उसके रिजल्ट्स को देखकर हम क्या कर सकते हैं, हम ये डिसाइड कर देते हैं, हम ये अपना जजमेंट दे देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मैनेजमेंट अच्छा है या बेकार है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे हो गया अपना कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इसके बाद है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। कोई भी मैनेजर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर काम कर रहा है तो उसको तीन तरह के ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल है और तीसरा पर्सनल। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वही है जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो मैंने आपको बेसिक ऑब्जेक्टिव बताए थे। सबसे पहला सर्वाइव करना, दूसरा प्रॉफिट कमाना, तीसरा ग्रोथ करना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सर्वाइवल। अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। टू कवर द कॉस्ट का मतलब मैं आपको एक और वर्ड बता देता हूं यहाँ पे, ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन पॉइंट कौन सी सिचुएशन को बोलते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब नो प्रॉफिट नो लॉस कौन सी सिचुएशन होती है, जहां पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतना अर्निंग कर रही है जिससे वो केवल अपने कॉस्ट को रिकवर कर सकती है, कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती। उससे नीचे गई तो लॉस बियर करना पड़ेगा, उससे ऊपर जाती है तो वहां से उसका प्रॉफिट अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। मींस जहां पर अगर हम ग्राफ बनाए तो जहां पर अर्न कॉस्ट और सेल दोनों बराबर हो जाती हैं, वहां पर उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला जो गोल है, जो किसी मैनेजर को ध्यान में रखना होता है, फुलफिल करना होता है, कि ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम इस सिचुएशन में बना के रखे, लाके खड़ा करे एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द टाइम, कि वो अपने जितनी भी उसकी कॉस्टिंग है उस सारी कॉस्टिंग को कवर कर ले, तभी वो क्या कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा, एग्जिस्टेंस कर पाएगा इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी किसी भी मार्केट में एग्जिस्टेंस उसका कब हो पाएगा, जब वो अपने प्रॉफिट कॉस्टिंग को कवर करता है। क्योंकि अगर कॉस्टिंग नहीं आई तो लॉस में चली जाएगी, और लॉस में चलने वाली कंपनी लॉन्ग टाइम तक मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, ये सारे लोग जानते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अपन पढ़ते हैं मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन with regard to the different business activities ensure survival of the business for long term। ठीक है, क्या होगा जब कंटिन्यूसली अगर हम प्रॉफिट, अगर सपोज 2-3 साल तक हम नई कंपनी है और हम केवल अपनी कॉस्टिंग कवर कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में भी आ सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके जब हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो हम प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर हमें अपने को सर्वाइव रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किस चीज पर डिपेंड करता है वो, टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन। डिसीजन कैसा ले रहा है वहां का मैनेजमेंट। आपने देखा होगा दो कंपनियां एक साथ स्टार्ट हुई, दोनों ने 10-10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, और पता चला एक कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, 10 साल से कंटिन्यूस काम कर रही है, दूसरी कंपनी 2-3 साल बाद ही मार्केट से आउट हो गई। रीजन क्या होता है उसका, मैनेजमेंट, टाइप ऑफ मैनेजमेंट, वहां का मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, उनकी एफिशिएंसी कैसी है, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहला हो गया सर्वाइवल। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट। अब हमने पहले फर्स्ट स्टेज में क्या किया, अपने ब्रेक इवन तक पहुंचे, अब ब्रेक इवन के बाद
क्या होगा? अब ऐसा तो है नहीं कंटिन्यूअसली कि हम ब्रेक इवन करते रहें, तो हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे। बट जबकि हमें क्या चाहिए? रेम्युनरेशन चाहिए अपने लिए, कुछ जो ऑनर ने पैसा लगाया है, रिस्क बियर कर रहा है, उसका कुछ रिवार्ड चाहिए उसको। तो क्या चीज है? प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी को अपन एक और चीज बोलते हैं, पढ़ रखा है वैसे सभी जानते होंगे, रिवार्ड्स टू द ऑनर। जो ऑनर है उसने जितना फॉर बियरिंग रिस्क, जितना रिस्क बियर कर रहा है उसके लिए उसको जो रिवार्ड दिया जा रहा है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिट अर्न करना मैनेजमेंट की दूसरी ड्यूटी है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को हमने सरवाइव करा दिया, अब हम चाहते हैं कि कम से कम इतना काम करके दो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतना वर्क करे, इतनी अर्निंग करे, तो क्या जिससे क्या हो, एडिक्वेट प्रॉफिट निकल के आ जाए, जिससे कि फ्यूचर में वो भी सरवाइव कर सके और ग्रो कर सके। अब प्रॉफिट भी दो वजह से जरूरी है। पहली चीज मैंने एक आपको यहाँ बता दिया, क्योंकि मैनेजर काम, ऑनर काम पैसा लगा रहा है तो उसको क्या है? रिस्क बियर करनी पड़ रही है। दूसरा क्या है? अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर। जरूरी नहीं कि आज हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म तक वो, सॉरी, आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल कर रही है, हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है अकॉर्डिंग टू इंटरनल एक्टिविटी उसी के अकॉर्डिंग है, हम मार्केट में काम कर रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, लेकिन हमें फ्यूचर का नहीं मालूम। फ्यूचर में पता चला कि सपोज कोरोना जैसी कोई सिचुएशन आ गई, बिजनेस एकदम से डाउन हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हमको क्या चाहिएगा? एडिक्वेट फंड चाहिए होंगे। और वो एडिक्वेट फंड कहाँ से निकल के आएंगे? जो हमारे एडिक्वेट प्रॉफिट्स होंगे उनमें से बचा हुआ क्या होगा? रिमेनिंग सरप्लस। जो सरप्लस बचेगा उसको हम यूटिलाइज करेंगे अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर एडुकेट प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। प्रॉफिट प्रोवाइड्स ए वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइजेस। क्योंकि जनरली मैं आपको एक और चीज बताऊं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ किन बातों पर डिपेंड करती है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनकी ग्रोथ किन बातों पर डिपेंड करती है? कि वो प्रॉफिट कैसा कमा रहे हैं। हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को जानते कैसे हैं, अच्छी है या बुरी? हमारा खुद का कोई बिजनेस है, कैसे पता चलेगा कि ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा? प्रॉफिट कमाता है, एडिक्वेट प्रॉफिट आ रहे हैं तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, अदरवाइज हमारा बिजनेस खराब हो गया। तो ठीक है, दूसरा काम क्या करके देगा मैनेजर? प्रॉफिट कमा के देगा। तीसरा है ग्रोथ। ग्रोथ इंडिकेट हाउ वेल इट एक्सप्लॉइट्स द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी। पता चला कि कोई गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा था, वो पहले केवल जेंट्स बियर बियर मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करता था, लेकिन अब उसके पास, उसने मार्केट में देखा कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में ब्रांड इतना फेमस हो गया है कि वो दूसरे प्रोडक्ट को भी, लेडी गारमेंट को भी वो मार्केट में सेल आउट कर सकता है, उसको भी कवर अप कर सकता है। तो क्या हो गया? पोटेंशियल ग्रोथ निकल के आई यहाँ पे। अब ये पोटेंशियल ग्रोथ क्या है? अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम पैसा लगाएंगे तो बिजनेस चल सकेगा। तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जो हमें एक्सटर्नल मार्केट हमारा हमको दे रहा है, उसको अचीव करने के लिए हमको क्या चीज होना चाहिए? यहाँ पर एडुकेट फंड होना चाहिए। फंड कहाँ से निकल के आएगा? जब हम, हमारे पास दो चीज हो चुकी होंगी। पहली वाली, हमने अपनी कॉस्ट रिकवर कर ली होगी, हमारे पास कंटिन्यूअसली लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स होंगे। अब ये पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी कहाँ से पूरी करेंगे? बाय इन्वेस्टिंग मोर फंड्स। ठीक है, अब ये फंड्स हमारे पास आएंगे कहां से? आइदर सेल्फ जनरेटेड, जिनको अपन बोलते हैं सरप्लस, पिछले लास्ट ईयर के जितने हमारे सरप्लस होंगे उनकी बात हो रही है, और एक्सटर्नल मार्केट, जो हमारा आगे हम पढ़ेंगे मार्केट के बारे में कि हम मार्केट से भी शेयर इशू करके या लोन लेकर बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमारे शेयरों को परचेज भी कौन करेगा? अब आपको लग रहा होगा कि नहीं सर, मार्केट से भी हम पैसा ला सकते हैं, लेकिन मार्केट वाले पैसा देंगे कब? कोई बैंक आपको पैसा कब देगी? जब आपकी खुद की प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी, अच्छी आपकी बिजनेस होंगी, अच्छा आपका टर्नओवर होगा, तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन आप में पैसा, या कोई भी इन्वेस्टर आप में, आपकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए रेडी हो पाएगा, इंटरेस्टेड बनेगा। ठीक है, तो ग्रोथ करनी है, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है। ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम। किसी भी पॉइंट पे हो सकती है ग्रोथ। पहली क्या चीज बता रहे हैं? सेल्स वॉल्यूम मींस क्या हुआ? पहले हम 10 करोड़ का टर्नओवर था, अब हम चाहते हैं कि इस बार हमारा 15 करोड़ का टर्नओवर हो, दैट इज कॉल्ड सेल्स वॉल्यूम में चेंज हो गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, पहले हमारी कंपनी 5,000 एम्प्लॉय की थी,
अब हम चाहते हैं कि इस बार हमारी एम्प्लॉय हमें अपनी कंपनी को कहाँ तक लेके जाना है, जहाँ 10,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हो, इतना बड़ा हमारा बिजनेस होना चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट, पहले हम एक प्रोडक्ट में काम करते थे, अब हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। किसी भी पॉइंट से हम अपने बिजनेस को बढ़ाएं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो मैनेजर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा इन तीनों स्टेजेस को अचीव करना, तब माना जाएगा कि उसने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अपन बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। सोशल ऑब्जेक्टिव में मैं बात करूं क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, हमने पढ़ा भी है बिजनेस इज ए सोशल प्रोसेस। जब हम सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो हमें याद होगा कि बिजनेस, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे बिजनेस के 11th क्लास में, पढ़े होंगे सबने। तो वहां पर एक बात दे रखी थी सोशल एक्टिविटी, क्योंकि हम सोसाइटी में रहकर सोसाइटी के लोगों की नीड को फुलफिल करने के लिए काम करते हैं, देन लास्ट में जाके हमारे लिए प्रॉफिट अर्न हो पाता है। क्योंकि हमारा मेन पर्पस तो अपना कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना होता है, अपनी जिस सोसाइटी को हम गुड्स प्रोवाइड करा रहे हैं वहां पर गुड इमेज क्रिएट करना होता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, तो मैनेजर, चूंकि मैनेजर का काम भी वही है जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। सोशल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट। पहली चीज क्या दे रखी है, नंबर फर्स्ट क्वालिटी, हमें क्या करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट देने हैं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट देना जिसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, जिससे क्या हो जाए, कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हो जाए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जहां पे आ जाएगा वहां पर क्या मान लिया जाएगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि इससे इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, अगर हम सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि हो क्या रहा है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव थे, पैसा कमाना, प्रॉफिट बढ़ाना, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करना, वो सारे के सारे हम यहाँ से अभी अचीव कर रहे हैं। क्योंकि डिमांड इंक्रीज किसी भी प्रोडक्ट की कब होती है, जब वहां क्या चीज होती है, क्वालिटी होती है। दूसरी, क्वालिटी के साथ साथ क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक और चीज दे रखी है, रीजनेबल प्राइस। अब रीजनेबल प्राइस किसको बोलते हैं, मैं आपको बताऊं, अकॉर्डिंग टू द, आपने एक चीज पढ़ी होगी, जितनी किसी प्रोडक्ट की क्या हो, यूटिलिटी, जितनी प्रोडक्ट की यूटिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग कस्टमर उसके पैसे देने के लिए रेडी होता है। उससे ज्यादा नहीं देगा, उससे कम देने के लिए भी एग्री नहीं होगा। ठीक है, तो मींस क्या हो गया, रीजनेबल रेट्स, इतनी रेट्स होनी चाहिए जो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर्स, वेट, जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है अपने प्रोडक्ट की, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कस्टमर से चार्ज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे हैं। क्योंकि हमारी ड्यूटी बनती है कस्टमर को सही रेट्स पर गुड्स अवेलेबल कराना। दूसरा, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या हो गया, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में अपना गोल बना रहे हैं कि हमें एक ऐसी कंपनी बनानी है जहां 10,000 एम्प्लॉय काम करें, तो अल्टीमेटली हमने क्या कर दिया, सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी, तो सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर दिया। तो ये इंटर रिलेटेड हो गए एक दूसरे से। ठीक है, फॉर डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दूसरी चीज क्या बता रहे हैं, डिसएडवांटेजेस सेक्शन कौन सा होता है, अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, वीकर सेक्शन। या हमने ऐसे डिसाइड कर लिया, हमने कोई गोल बना लिया कि वुमेन्स के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहेगा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, या क्या बोलते हैं, वुमेन कोटा डिसाइड कर दिया कि 10% जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वो कौन काम करेंगी, महिलाएं काम करेंगी। तो ये क्या हो गया, अपने आप में डिसएडवांटेजेस सेक्शन। अपन क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं मार्केट में, सोसाइटी में, जिससे कि इक्वलिटी क्रिएट हो सके। तो इसके अलावा और भी काफी सारी एक्टिविटीज हैं जो सोसाइटी के लिए हम कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना। दूसरा यहाँ दे रखा है, टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज। एमिनिटीज का मीन्स होता है सुविधाएं। ठीक है, फैसिलिटीज आप लिख सकते हो, क्या क्या फैसिलिटी आप दे सकते हो, स्कूल्स प्रोवाइड करा दिया, क्रैचेस टू एम्प्लॉयज, और एंड बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मींस कैसे काम करना है हमें। दूसरा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, लेस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कम होना चाहिए। इस तरीके से हमें
काम करना है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इसके लिए क्या गवर्नमेंट क्या करती है, एनकरेज भी करती है ऐसे एरियाज में बिजनेस जो लगाते हैं जहां पर क्या है पॉल्यूशन फ्री एरिया बन सके। तो उसके लिए क्या होता है, उनको कुछ एक्स्ट्रा सब्सिडीज वगैरह मिलती हैं। या पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट यूज कर रहे हो आप, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप इनको यूज कर रहे हो तो वो भी क्या हो गया अपने आप में आपके लिए माना जाएगा कि आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होके काम कर रहे हो मार्केट के लिए। तो ये क्या हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव हो गए। तो इस तरह के और भी नंबर ऑफ एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो सब क्या मानी जाएंगी, सोशल ऑब्जेक्टिव मानी जाएंगी। नेक्स्ट इसके बाद है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है पर्सनली इंडिविजुअल, includes meeting of financial needs like competitive salaries, perks and society। पर्सनल नीड्स को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ह्यूमन रिसोर्सेज जो काम कर रहे हैं उनको सेटिस्फाई करना, उनकी क्या नीड्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं, क्योंकि वो काम आएंगी आगे किस चीज में, मोटिवेशन में। कोई भी बंदा कितना भी टैलेंटेड हो, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तभी टिक के काम कर पाएगा, अपनी सर्विसेज दे पाएगा, जब आप उसको क्या अकॉर्डिंग टू इट्स नॉलेज, उसकी जो नॉलेज होगी, उसकी जो एक्सपर्टीज होगी, एक्सपीरियंस होगा, उसके अकॉर्डिंग कंपनी उसको पे ऑफ करे। ठीक है, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ बेसिक नीड होती हैं, कुछ सोसाइटियल नीड्स होती हैं, जिसके लिए वो बिजनेस वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है मार्केट में आके। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने आप में फाइनेंशियल एक्टिविटी। वैसे भी हमने पढ़ा है कि कोई भी बंदा जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म करता है किसी ना किसी पर्पज के लिए करता है, अपनी अर्निंग क्रिएट करने के लिए करता है। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। थैंक यू।